साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं इस ऑनलाइन क्लास में और आज देखेंगे एक और महत्वपूर्ण चैप्टर। और आज हम लोग बात करेंगे समान विज्ञान का एक बहुत ही वाइटल महत्वपूर्ण चैप्टर जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। और एनटीपीसी जो एग्जाम होने वाला है उसमें ध्यान रखना है, एनटीपीसी या ग्रुप डी में खास करके साइंस से अलग ही क्वेश्चन पूछेगा और ज्यादा मात्रा में पूछेगा क्वेश्चन। इसके अलावा 66 बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, सचिवालय आने वाली हो, तो सभी एग्जाम में साइंस एक वाइटल और एक निर्णायक भूमिका के रूप में आपका काम करेगा। और ये ध्यान रखना है कि साइंस जो पढ़ रहे हैं वो लूसेंट या वन लाइनर पढ़ करके या जो क्रैश कोर्स जैसे टाइप से रटवा देते हैं ट्रिकी, उससे काम नहीं चलने वाला है। आपको गहराई तक डेप्थ में जाकर चीजों को समझना होगा। और उसी के तौर पर मैं आपको इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से लॉकडाउन में आपको एक एक चीज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो इसको सीखें और क्वेश्चन आवर के लिए तैयार रहें। कल करंट अफेयर का क्वेश्चन आवर है और उसके अलावा जो भी चैप्टर खत्म होगा उसका क्वेश्चन आवर आपको इमीडिएटली मिलेगा, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो चाहे ऑफलाइन क्लास हो। तो हर जगह पर हम कहते हैं बार बार कि टेस्ट के लिए कोई टाइमिंग नहीं होता है। आपको जब टेस्ट लिया जाए आप बिल्कुल तैयार रहें, एक बड़े योद्धा की तरह। तो मैदान में डटे रहें, भागे नहीं। पढ़ाई भी एक प्रकार का युद्ध है आज के समय में, और युद्ध में वही टिकेगा जो अपने आप को हमेशा तैयार रखेगा युद्ध लड़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन में ध्यान रखना है, ज्यादातर ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल सवाल पूछा जाता है और कुछ न्यूमेरिकल सवाल भी पूछेगा। तो हम दोनों सेक्शन को आपको कवर करेंगे, न्यूमेरिकल हो चाहे ऑब्जेक्टिव थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो कॉन्सेप्चुअली। और वो बिल्कुल आप अगर टॉपिक को क्लास को कंटिन्यूसली देखते हैं गंभीरता के साथ तो समझिए कि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और 10 के दम जो होगा क्वेश्चन आवर का 10 में 10 लाने का प्रयास आपका होना चाहिए, एक भी गलती ना हो। अगर इस जुनून के साथ तैयारी करते हैं आपका जीएस पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएगा। करंट अफेयर चल रहा है रेगुलर, उसको भी कंटिन्यूटी के साथ देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग इस चैनल के लिंक को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और वीडियो देखने के बाद, क्लास कंप्लीट होने के बाद लाइक वाले बटन को भी दबाइए। कम से कम इतना कीजिए ताकि हमारा और आपका उत्साह बना रहे और ये टीम एक सही तरीके से सही दिशा में काम कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नाम हमने लिखा है चैप्टर का फ्रिक्शन या घर्षण। एक शब्द है लेकिन अपने आप में एक टॉपिक है, एक चैप्टर है। और बहुत तरह की चीजें हम पढ़ चुके फिजिक्स में, उसी से संदर्भ से जुड़ा हुआ एक अलग तरह का टॉपिक यहां पर देखने को मिलेगा। तो घर्षण सबको समझ में आता है। मतलब अगर घर्षण बोला जाए तो जो पढ़ा लिखा है, साइंस पढ़ता है वो भी और नहीं पढ़ता है वो भी समझ जाता है कि घर्षण मतलब होता क्या है। घर्षण मतलब सिंपली घिसना होता है, रगड़ना। तो जहां भी रगड़ हो रहा है दैट इज कॉल्ड घर्षण। वो रगड़ किसी भी तरह का हो। एक आदमी दूसरे आदमी के बॉडी में रगड़ता है तो समझ ले वो भी घर्षण है। हवाएं हमारे बॉडी को रगड़ती है वो भी घर्षण है। हम चलते हैं तो हमारा जूता चप्पल सतह पर सड़क को रगड़ता है तो वो भी घर्षण है। गाड़ी चलता है तो पहिया सड़क पर घूमता है तो पहिया भी रगड़ रहा है सड़क को और सड़क रगड़ रहा है पहिया को। और रगड़ के बिना दुनिया चलती नहीं है। अगर रगड़ नहीं होगा कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए घर्षण को नॉर्मली लोग निगेटिव या नकारात्मक पहलू से देखते हैं, लेकिन इसका सकारात्मक पहलू इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर घर्षण को हटा दिया जाए हम कोई काम नहीं कर सकते। इवन कि जो हम बोल रहे हैं वो साउंड नहीं निकलेगा। हम ये मार्कर से यहां लिखेंगे तो ये इंक नहीं निकलेगा। पेन से अगर कलम से लिखेंगे कॉपी पर तो आप उस पर भी नहीं लिख सकते। जो लिपस्टिक लगाते हैं लड़कियां, लिपस्टिक लगाएं तो होठ पर लिपस्टिक भी नहीं लगेगा। तो सबके लिए घर्षण चाहिए। कोई वस्तु को पकड़ना है, एक ग्लास दो तो पकड़ने के लिए घर्षण चाहिए। अगर घर्षण नहीं है तो आप ग्लास उठा नहीं सकते और उठाएंगे तो वो छूट कर गिर जाएगा। जो फिशिंग करते हैं मछली, तो मत्स्य संपदा योजना शुरू किया है भारत सरकार ने, जिसमें मत्स्य पालन पर बहुत जोर है। हमने करंट अफेयर में बताया। तो जो फिशिंग करते हैं मछली पकड़ने का जिनको अनुभव होगा तो वहां पर फ्रिक्शन का बहुत रोल होता है। मछलियों के शरीर में चिकनाहट होता है और पकड़ने जाएं तो मछलियां उस चिकनाहट का फायदा उठाकर आपके हाथ से फिसल कर भाग जाती है। तो वहां फ्रिक्शन अगर नहीं अच्छा है तो आप मछली को पकड़ नहीं सकते हैं हाथ में। तो हमने कहा कोई भी ऐसा काम
जो हम करते हैं बिना फ्रिक्शन के हो नहीं सकता। इसलिए फ्रिक्शन को समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे दैनिक जीवन में हमारे आसपास कई तरह के फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो क्या है फ्रिक्शन, इसी को समझे। तो सिंपली आपसे पूछ दिया जाए कि घर्षण होता क्या है, या घर्षण होता है डैश, यही ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछ दे और ऑप्शन दे, तो क्या आंसर करेंगे? कोई बताएं कमेंट करके। तो ध्यान रखना है, घर्षण जो लिखा गया ये कुछ और नहीं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे बहुत पहले से। और घर्षण सिंपली क्या है, एक प्रकार का बल है। ध्यान रखना, घर्षण क्या है, एक प्रकार का बल है, फोर्स है, जो फोर्स है। और बहुत तरह के फोर्स हमने पढ़ा है, फोर्स पूरा डिसाइड किया, न्यूटन्स लॉ में हमने पूरा फोर्स को आपको बताया। तो सिंपली कहेंगे घर्षण क्या है, तो कहेंगे घर्षण एक बल है। अब कैसा बल है, किस प्रकार लगता है, क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है विज्ञान में, इसको समझना है पहले कि होता कैसे, किस प्रकार के बल को हम घर्षण कहेंगे। अगर घर्षण बल है तो सभी बल घर्षण नहीं है, तो कुछ बल है उसको हम घर्षण की श्रेणी में मानते हैं। तो कौन सा बल घर्षण है और कौन सा बल घर्षण नहीं है, इसी को समझना। तो अब ध्यान दें कि बल है, तो अगर बल है तो आपको पूछ दिया जाए कि घर्षण का इकाई क्या होगा, यूनिट। तो घर्षण का इकाई अगर पूछ दे, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में, तो कहते हैं घर्षण का इकाई न्यूटन होता है। क्यों न्यूटन होता है, क्योंकि घर्षण क्या है, एक बल है और बल का इकाई न्यूटन है, इसलिए घर्षण का इकाई भी न्यूटन। तो इकाई पहले तो ध्यान रखना, आपसे इकाई बार बार पूछा जाएगा एग्जाम। दूसरा पूछेगा कि घर्षण जो है वो कैसी राशि है, सदिश है कि अदिश है। तो घर्षण सदिश राशि कि अदिश राशि, तो कहेंगे घर्षण क्या है, सदिश राशि है। क्यों सदिश है, क्योंकि बल है, और बल कोई भी होता है वो सदिश राशि ही होता है। तो ध्यान रखना है, घर्षण इज ए टाइप ऑफ फोर्स जो इकाई के रूप में न्यूटन के रूप में और क्वांटिटी के राशि के रूप में सदिश राशि के रूप में व्यक्त किया जाता है, दर्शाया जाता है। और तीनों चीज ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेगा कि घर्षण क्या है, तो एक बल है। घर्षण की इकाई क्या होती है, तो न्यूटन होता है जिसका सिंबल एन है। और घर्षण राशि कैसी है, तो सदिश राशि। तो ये चीज आपको पहले तो ध्यान रखना है। आप समझें कि किस प्रकार के बल को हम घर्षण माने, क्योंकि बल ही सारे तरफ बल ही लग रहा है। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स हमने पढ़ा कि वेट काम करता है पृथ्वी के केंद्र की तरफ, तो वो भी बल है, लेकिन वो घर्षण नहीं है। तो कुछ बल घर्षण है, सभी बल घर्षण नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब यहां ध्यान दें कि किसको हम घर्षण माने, तो सिंपली हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि वह बल जो किसी पिंड, वह बल जो किसी पिंड के गति का विरोध करता है, गति का विरोध करता है, उसे घर्षण कहा जाता है। एकदम ध्यान रखना है, कॉन्सेप्चुअली घर्षण कहा जाता है। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही माइन्यूट है, बहुत गहराई है इसमें। तो हमने कहा बल तो है, लेकिन सब बल नहीं है। कौन सा बल है, तो यहां लिखा हमने कि वह बल जो किसी पिंड के गति का विरोध करता है, वही घर्षण है। तो दो कंडीशन लग गया कि क्या क्या कंडीशन है, कि गति के विरोध के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। विरोध मतलब अपोज करने वाला, सपोर्ट करने वाला नहीं। साथ देने वाला कहते हैं सपोर्ट कर रहा, समर्थन कर रहा। विरोध करने वाला जो आपको किसी काम से रोके, वो विरोध कर रहा। तो जब बल लगाएं और ऐसा बल लगे कि गति का वो विरोध करे, तो ऐसे विरोध करने वाले बल का ही नाम फिजिक्स में क्या है, घर्षण। हमने भी कहा कि हवा चलती है तो हवा हमारे शरीर को रगड़ती है, तो घर्षण लगता है हवा और शरीर के बीच। क्यों, क्योंकि बॉडी हवा के गति को रोकना चाहता है और हवा चाहता है बॉडी को रोकना। तो दोनों एक दूसरे का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। हम आगे जा रहे हैं, हवा उधर से आ रही, टकरा रही है बॉडी में। तो हवा क्या करेगा, जब पास करना चाहेगा तो बॉडी उसको रोकना चाहेगा कि हवा चले नहीं। तो क्या हो गया, विरोध हो गया। हमने कहा लिपस्टिक होठ पर लगाते हैं, तो लिपस्टिक में हाथ पर लेकर होठ पर रगड़ते हैं, तो आप रगड़ रहे हैं आगे जाने के लिए, और होठ चाह रहा है कि वो आगे लिपस्टिक ना जाए। तो दोनों के बीच फ्रिक्शन लगने लगेगा और परिणाम स्वरूप होठ कलर हो जाएगा।
अगर ये विरोध नहीं होगा तो कलर नहीं होगा फिर। तो ध्यान दें कि अगर किसी को लिपस्टिक लगाना और पहले से लिप में मक्खन लगा ले कोई, और मक्खन लगाकर लिपस्टिक लगाने का प्रयास करें, कोशिश करें, तो लिपस्टिक का कलर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि मक्खन उस फ्रिक्शन को कम कर दिया है। पेन से लिखते हैं तो पेन का जैसे मार्कर है ये, और मार्कर यहां रखा और आपने लिखा, तो ये मार्कर चाह रहा है इधर जाना, और ये बोर्ड चाह रहा है कि मार्कर आगे ना जाए, तो आगे ना जाएगा तो इंक बाहर आ जाएगा। अब इसी बोर्ड पर तेल लगा दें, एक कड़वा तेल लगा दें सरसों का, और फिर मार्कर से लिखें, तो लिखेंगे तो ये लिखावट नहीं होगा, उगेगा ही नहीं। तेल तो छोड़ दें, पानी से भिगा दें और लिखें, नहीं उगेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन जो लग रहा था दोनों के बीच वो काम नहीं कर रहा। तो जब तक घर्षण लगेगा नहीं तब तक कोई काम नहीं होगा। हमने कहा गिलास पकड़ते हैं और गिलास में चिकनाई और साबुन लगा हो तो चिकना हो जाता है, और अगर कोई सावधानी से ना पकड़े तो देखते हैं फिसल जाता है। साबुन लगाते हैं बाथरूम में तो देखते होंगे कि साबुन में जब भीग जाता है तो चिकनाई आ जाता है। चिकनाई आने से कभी साबुन छिटक करके इधर गिर गया, कभी उधर गिर गया। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन काम नहीं कर पा रहा है। वहां सूखा साबुन है तो पूरे पकड़ में आता है, वो गिरता नहीं। तो यही समझना है कि जो गति का विरोध करेगा वही बल क्या है? फ्रिक्शन। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट की समझना किसको है। अब यहां समझना है कि विरोध क्यों होता है, क्यों अपोज हो रहा। तो समझना ऐसे है कि जो फ्रिक्शन फोर्स कहीं भी लगता है वो जब भी लगेगा तो दो सतह के बीच लगेगा, दो सतह के बीच लगेगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअली समझने के लिए कि फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कहां, तो दो सतह के बीच लगेगा। हमने कहा लिपस्टिक है, होठ है, तो एक लिपस्टिक का सतह है, एक होठ का सतह है। मार्कर है, बोर्ड है, तो एक मार्कर का सतह है, एक बोर्ड का सतह है। गाड़ी चलती है तो पहिया का एक सतह है और सड़क का सतह है। चलते हैं नॉर्मली पैदल तो चप्पल का सतह है और रोड का सतह है। दो सतह चाहिए फ्रिक्शन के लिए। हवा रगड़ी तो हवा का अपना सरफेस है और बॉडी का अपना सरफेस है, और दोनों सरफेस जब टकराता है आपस में तो फ्रिक्शन क्रिएट हो जाता है। मतलब फ्रिक्शन लगने के लिए क्या चाहिए? दो सतह चाहिए, और दो सतह के बीच जब काम करेगा, गति का विरोध हुआ, तो उसी बल को हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। तो जो सतह लगता है दोनों सतह के बीच, इस सतह को एक नाम दिया गया जिसे कॉन्टेक्ट सरफेस कहते हैं। कॉन्टेक्ट सरफेस, संपर्क सतह। तो ध्यान रखना है, संपर्क सतह। तो जब भी लगेगा तो दो कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच फ्रिक्शन काम करेगा। जब तक मार्कर और बोर्ड टच नहीं करेगा एक दूसरे को तब तक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। लिपस्टिक और होठ टच नहीं करेगा तब तक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। हवा बॉडी टच नहीं करेगा सब फ्रिक्शन नहीं लगेगा। तो लगने के लिए दो सतह को आपस में कांटेक्ट में आना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। अब कांटेक्ट में क्यों लगता है इसको अब समझना, स्टेप बाय स्टेप। क्या है, क्यों लग रहा है, और लगता है तो कैसे लगता है। तो अब आपको ये बोर्ड कैसा दिख रहा है कोई बताएं? ये बोर्ड पूछ दिया जाए कैसा दिख रहा है, तो अलग अलग नजरिया है देखने का। किसी को सफेद दिख रहा होगा, किसी को चिकना दिख रहा होगा, किसी को ये शेप दिख रहा होगा कि रेक्टेंगल शेप में है। तो ये अलग अलग नजरिया है। यहां देखना है कि ये सतह कैसा है, सतह कैसा दिख रहा है? चिकना दिख रहा है, आपको दिख रहा है, हमको दिख रहा है, जो भी आंखों से दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर माइक्रोस्कोप लगाया जाए इसमें एक, तो माइक्रोस्कोप लगाए तो चिकना सतह बहुत रुखड़ा दिखेगा। कैसा दिखेगा उसको हम दिखाएं, तो जब इस सतह को देखेंगे तो ये दिखेगा ऐसे 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 दिखेगा। किसमें? माइक्रोस्कोप में। ये सतह जो चिकना है, अगर रुखड़ा सतह है और उसको देखेंगे तो वो सतह ऐसे ऐसे दिखेगा। कभी देखते होंगे मोबाइल में फोटोग्राफ खींच लेते हैं, पिक लेते हैं, फोटो छोटा होता है तो फोटो बहुत अच्छा दिखता। फोटो को फैलाएं, ऐसे स्लाइड करते हैं तो फैला बड़ा होता है। जैसे जैसे बड़ा होगा फोटो फटने लगेगा, और फटेगा तो उसकी क्लियरिटी समाप्त हो जाएगी, लगेगा कि अब ये धुंधला धुंधला हो गया। जितना छोटा होगा ज्यादा क्लियर दिखेगा, और जब फैलाएंगे तो उसकी क्लियरिटी खत्म हो जाएगी, वो स्पष्ट नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा। वही स्थिति यहां कि ये छोटा है तो आपको चिकना दिख रहा है, इसको बड़ा करेंगे, फैलाएंगे माइक्रोस्कोप में, तो फिर जब बीच बीच में जो फटा हुआ चीज वो दिखाई देने लगेगा। तो जितना रूखड़ा होगा
उतना ही सतह अनइवन दिखेगा, ऐसे कहीं उभरा कहीं गड्ढा। तो ये एक सतह ये, एक सतह ये, इसको कहेंगे हम स्मूथ सरफेस। ये कौन सरफेस है? स्मूथ सरफेस है। किसके लिए? नॉर्मल आंखों के लिए। जैसे बोर्ड एक स्मूथ है, हमको लिए हमारे लिए ये बोर्ड क्या है? चिकना बोर्ड है, लेकिन माइक्रोस्कोप के लिए उखड़ा। और ये क्या है? तो ये है रफ सरफेस, खुरदरा है। एक रफ है और एक स्मूथ है। नॉर्मली पूछ दिया जाए कि फ्रिक्शन स्मूथ पर ज्यादा लगेगा, रफ पर ज्यादा लगेगा, तो जितना ज्यादा खुरदरा होगा फ्रिक्शन उतना ज्यादा लगेगा। रोड उबड़ खाबड़ होता है तो गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ पाता, और हाईवे एनएच पर आते हैं, एकदम चिकना रोड मिलता है तो स्पीड पकड़ लेता है गाड़ी। तो स्पीड पकड़ना ना पकड़ना फ्रिक्शन का खेल है। तो यहां स्मूथ है, ये रफ है। और हमने कहा कि ये गति का विरोध करेगा, और जब भी लगेगा दो कांटेक्ट सरफेस के बीच लगेगा। तो ये एक सतह किसका? बोर्ड का। अब इस बोर्ड पर मार्कर लिखेंगे तो इस मार्कर का भी सतह है। अब मार्कर का सतह, मार्कर को इसको रखेंगे तो वो सतह ऐसे इसके अंदर आ जाएगा, ऐसे ऐसे। तो दो सतह हो गया, एक सतह नीचे है, एक सतह ऊपर है। अब ये दोनों क्या है? गड्ढा में फंसा हुआ। अगर बड़ा रफ है तो ये ऐसे फंसा हुआ है, दो सतह ऐसे। अब ये दो सतह क्या है? एक दूसरे में फंसा हुआ, और फंसे हुए सतह को इंटरलॉकिंग कहा जाता है। इंटरलॉकिंग मतलब एक दूसरे में फंस गया है। और यही वजह है फ्रिक्शन का। क्यों लग रहा है फ्रिक्शन? क्योंकि इंटरलॉकिंग हो जाता है दो सतह के लिए। जब खड़ा है हम ग्राउंड पर, तो हमारे सोल जब चप्पल का या जूता का है, वो जब सड़क पर पड़ता है तो सड़क का सरफेस का उबड़ खाबड़ जमीन और चप्पल का उबड़ खाबड़ जमीन एक दूसरे में लॉक हो जाता है। देखते हैं चप्पल में जब पुराना हो जाता है तो ग्रिप जब घटता है तो फिसलन आ जाता है। बाथरूम में कहीं इधर कहीं उधर कहीं सीढ़ी पर गिर जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन खत्म हो गया। ग्रिप था तो ग्रिप पकड़ता था, एक दूसरे सतह में घुस जाता था तो फिसलन नहीं होती थी, गिरता नहीं था। और वही समझना है कि होता क्या है कि दो सतह जब आपस में टच में आता है तो एक दूसरे में फंस जाता है, और फंसने की वजह से ये घर्षण बल काम करने लगता है। ये ध्यान रखना। अब यहां पर डिपेंड करेगा कि इंटरलॉकिंग रफ सरफेस में ज्यादा है, चूंकि ज्यादा फंसा हुआ है यहां, और यहां थोड़ा सा फंसा हुआ। तो स्मूथ में कम इंटरलॉकिंग है, रफ में ज्यादा इंटरलॉकिंग। तो जब यहां कम इंटरलॉकिंग है तो यहां सब जो फ्रिक्शन लगेगा वो कम लगेगा, और यहां जो फ्रिक्शन लगेगा वो ज्यादा लगेगा। ये ध्यान रखना। मतलब कि इंटरलॉकिंग जितना मजबूती से होगा घर्षण बल उतना ही बड़ा होगा, इंटरलॉकिंग कम होगा तो घर्षण बल भी छोटा होगा। और यही वजह है कि फ्रिक्शन काम कर रहा है हर जगह पे। दो सतह जैसे ही संपर्क में आता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, इंटरलॉकिंग होना एक नॉर्मल प्रक्रिया, ये नेचर का रूल है। इंटरलॉकिंग होगा, और इंटरलॉकिंग होगा तो वही इंटरलॉकिंग सरफेस के बीच जो होगा वो एक सरफेस दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देगा। हाथ ऐसे फंसाए हुए हैं और ऐसे रगड़ेंगे तो जो इंटरलॉकिंग है एक सतह को दूसरे सतह से आगे बढ़ने में विरोध करेगा, और जब विरोध करेगा तो वही विरोध होने वाला बल क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है। तो इतना चीज आपको पहले समझ लेना है बिल्कुल, घर्षण के बेसिक कॉन्सेप्ट में घर्षण होता क्या है, घर्षण को किस रूप में देखते हैं, क्यों लगता है, और घर्षण का इंपैक्ट क्या होता। तो ये तो हो गया बेसिक आपका कॉन्सेप्ट घर्षण के बारे में। अब आगे चलते हैं, जो मेन विषय वस्तु हम लोग को पढ़ना। अब जो पढ़ना है वो आपको घर्षण के स्वरूप को देखना, और घर्षण के स्वरूप को जब हम लोग देखेंगे तो ध्यान देना है कि घर्षण के स्वरूप को हम लोग घर्षण के प्रकार में देखें कि घर्षण का प्रकार क्या होता है। घर्षण का प्रकार क्या होता है। तो टाइप ऑफ फ्रिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस के लिए, और यही ज्यादा पूछेगा कि एक कहीं घर्षण लग रहा है तो कौन सा घर्षण है, वो बड़ा है कि छोटा है, बल लग रहा है तो बड़ा लग रहा है कि छोटा लग रहा है, यही आपको समझना होगा। तो पहले तो हमने ये समझा दिया कि घर्षण होता क्यों है, कैसे है, क्या है। अब ये घर्षण अलग अलग कंडीशन में अलग अलग रूप में लगता है, और अलग अलग जो रूप में लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? घर्षण का प्रकार कहते हैं, टाइप ऑफ फ्रिक्शन।
और इसी को समझना, जिसमें हम 3-4 तरह के घर्षण की बात करें। तो एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और पहला जो घर्षण लोग पढ़ेंगे उसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन, हिंदी में स्थैतिक घर्षण। ये ध्यान रखना। तो घर्षण हो गया पहले। तो अब घर्षण का टाइप पढ़ना है कि कौन सा घर्षण किस श्रेणी में आता है। और यहां जो हम देखने जा रहे हैं, पहला टाइप नाम है क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक वर्ड हम कई जगह समझाए हैं, ज्योग्राफी में समझाया हमने, फिजिक्स में कई जगह बात हुई है, और फिर फिजिक्स में एक वर्ड आया है स्टैटिक। हिंदी में स्थैतिक फ्रिक्शन समझ चुके क्या होता है। अब यहां ध्यान देना है कि फ्रिक्शन जो लगेगा वो एक अलग तरह का फ्रिक्शन होगा जिसका नाम स्टैटिक है। और स्थैतिक का मीनिंग हमने समझाया था कि स्थैतिक का मतलब क्या होता है। स्थैतिक का मतलब स्थिर होता है। स्थिर का मतलब विराम में, और विराम का मतलब अंग्रेजी में रेस्ट। तो विराम तो समझते ही होंगे, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, सब लोग जानते हैं। हमने पूरा विराम पढ़ाया है आपको पिछले वीडियो में, प्लेलिस्ट में जाकर देखें। जो पहली बार देखते हैं, नया ज्वाइन करते हैं, वो सिस्टमेटिकली देखें पहला वीडियो से जाकर। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, ज्योग्राफी का, करंट का सिस्टमेटिकली देखेंगे तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और चीजों को समझते भी रहें और लोगों तक पहुंचाएं इसको। जितना ज्ञान बांटेंगे उतना ही ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञान चोरी नहीं होता है कभी। जितना आप बताएंगे लोगों को उतना ही आपका ज्ञान में चमक आएगा और वो फैलेगा। तो इसको इस रूप में नहीं देखना है कि हम बता देंगे तो सामने वाला भी सीख जाएगा और उसको हमको फायदा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं सोचना। अब यहां क्या कह रहे हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको स्थैतिक घर्षण कहते हैं, वो स्थिर, विराम या रेस्ट की स्थिति में लगता है। मतलब क्या है कि कोई पिंड अगर विराम में है और उस समय अगर कोई फ्रिक्शन फोर्स उस पर लग रहा है तो डेट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो पहला तो ध्यान रखना यही, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि स्थैतिक घर्षण लगता है पिंडों पर जब पिंड गति में होता है तब, जब पिंड विराम में होता है तब, जब दोनों स्थिति में होता है तब, या दोनों में से कोई नहीं, तो कहेंगे जब पिंड विराम में होता है तब। तो विराम में मतलब क्या, चल नहीं रहा है, रुका हुआ। गाड़ी खड़ी है सड़क पर, तो आदमी खड़ा है, तो एक पुस्तक टेबल पर रखा हुआ है, तो कहीं भी है, वो चल नहीं रहा है, मोशन नहीं उसमें, और उस समय अगर फ्रिक्शन फोर्स लगता है तो डेट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ध्यान रखना है सिंपली कि यह जो पिंड है उस पिंड पर यह फ्रिक्शन फोर्स कब लगेगा। तो ध्यान रखना है कि यह घर्षण बल पिंड पर विराम की स्थिति में लगता है। विराम की स्थिति में लगता है। पहला तो यही ध्यान रखना कि जब भी लगेगा ये विराम में ही लगेगा, और विराम में लग रहा होगा तो मान लेंगे कि डेट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन दो कॉन्सेप्ट हो गया, अभी हमने बताया, तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ने कहा और सर ही बात को गलत भी बता रहे हैं। पहला हमने कहा गति का विरोध करेगा, अब यहां कह रहे हैं विराम में लगेगा। तो जब गति है नहीं, विराम में है, तो विराम में फिर लगेगा कैसे, विरोध किसका करेगा। और यही समझना है कि हम यहां कह रहे हैं गति का विरोध करता है, और यहां कह रहे हैं कि विराम में लगता है। तो जब विराम में है, गति है ही नहीं, तो विरोध किसका, यही तो कॉन्सेप्ट है, यही समझना है। तो जब भी हमने कहा कि एक ऐसा फोर्स है ये गति का विरोध करता, मतलब जब गति होगा तो उसका विरोध करेगा वो। यहां तो गति हो ही नहीं रहा है, विराम में, तो फ्रिक्शन कहां से आ गया। और इसीलिए इसको समझना, लेकिन ये समझना है, आपको याद रखना है ब्लाइंडली एकदम फेथ के साथ कि जब भी लगेगा विराम में ही लगेगा। तो कैसे लगेगा इसको हम समझा रहे हैं कि विराम में लगे तो कैसे लगेगा। अब यहां पर हमने एक चित्र बनाया है ऊपर में, इस चित्र को देखें और कॉन्सेप्ट को समझें। बिल्कुल जो जो बताया जाता है उस बात पर ध्यान दें, गाना नहीं सुने कि सर कोई जोक सुनाएंगे
तो मजा आ जाएगा। और लोग चैटिंग करते हैं, हम देख रहे हैं कि क्लास करते करते आपस में चैट करने लगते हैं, तो इस चीज से बचें। ये जो कोचिंग नवजीवन कैंपस चलता है, या ऑफलाइन या ऑनलाइन, ये बहुत ही मर्यादित कोचिंग है और रिजल्ट के लिए जाना जाता है। यहाँ कोई प्रचार प्रसार नहीं, तो यहाँ की इवन की हमारे इंस्टीट्यूशन का कहीं बोर्ड भी नहीं मिलेगा। ऑफिस में भी जाएंगे तो नहीं मिलेगा। और बच्चे कहते हैं हमारे पास आकर के ऑफिस में कि सर बोर्ड नहीं लगवाए, हम 5 बार घूम कर चले गए, आपको ऑफिस में नहीं मिलता। फिर फोन करते हैं, फिर बताते हैं कि ऐसे 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 आइए, तो आते हैं, लेकिन फिर भी क्लास में जगह नहीं होती है बैठने के लिए। कारण क्या है? क्योंकि यहां सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई और क्वालिटी और बच्चे के पूर्ण विकास पर ध्यान दिया जाता है। यहां प्रचार और मार्केटिंग नहीं होता। जो बच्चे नवजीवन से जुड़े होंगे, बहुत सारे आप लोग देख रहे हैं, उसमें नवजीवन के बच्चे भी हैं, हम जानते हैं कि देखते हैं वो, तो पता हो कि सर जो बोलते हैं झूठ नहीं बोलते हैं, ये सच्चाई है। रिजल्ट के बदौलत इतने रिजल्ट होते हैं कि उसके बदौलत बच्चे जुड़ते हैं। और कहा जाता है कि सबसे अच्छा आपका स्टार प्रचारक कौन है? तो स्टार प्रचारक एक सेटिस्फाइड कस्टमर होता है। संतुष्ट ग्राहक सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट है। अगर आपको अच्छा लगेगा, आप अपने आस पड़ोस में बताएंगे जाकर के कि सर ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वहीं चलो पढ़ने। तो ये ध्यान रखना। तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, और जब पढ़ाई करें तो पूरी तरह से पढ़ाई की गंभीरता पर ध्यान दें। और हम बिल्कुल बीपीएससी लेवल तक, कमीशन लेवल तक लेकर जा रहे हैं आपको। 0 लेवल से देख रहे हैं कि हम कहां से उठा करके धीरे धीरे कहां तक पहुंचे। शुरू में बिल्कुल आसान बताया, फिर थोड़ा कठिन किया, अब थोड़ा और कठिन में जा रहे हैं। तो पहला हम लोग पढ़ रहे थे क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन, स्थैतिक घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण को समझना है, बहुत सवाल स्थैतिक घर्षण से पूछेगा। अब यहां ध्यान दें कि एक पिंड यहां रखा हुआ है विराम में। एक पिंड है, बक्सा ही मान लें इसको, m मास है इसका, द्रव्यमान, ये विराम में, ठीक है। तो जब विराम में है तो इस बक्से पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, यही पूछ दिया जाए कि एक बक्सा रखा हुआ है टेबल पर और वो बक्से पर फ्रिक्शन फोर्स का मान बताएं। यही पूछ दे आपसे क्वेश्चन, इस पर फ्रिक्शन कितना लग रहा है। ये बक्सा रखा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा है इसमें, सिर्फ रख दिया गया। तो बहुत सारा आंसर आ रहा है, लेकिन आंसर पर ध्यान देना है। ये फ्रिक्शन फोर्स 0 हो। क्या होगा? 0 हो। ये एकदम ध्यान रखना कि जब कोई पिंड विराम में हो और इस पर कोई काम नहीं हो रहा तो फ्रिक्शन 0 होता है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसमें। तो नॉर्मली स्टैटिक फ्रिक्शन 0 लगता है कब? जब पिंड विराम में हो। अब ये पिंड यहां रखा हुआ था, अब एक व्यक्ति आता है, इस पिंड को ले जाना है कहीं और, उठा नहीं सकता, इसको उठा नहीं सकता है, ताकत नहीं उठाने की, तो ले जाना है कहीं और, तो क्या करेगा? पुश करेगा, धकेलेगा। तो धकेलने के लिए एक व्यक्ति आता है, एफ फोर्स इस पर अप्लाई करता है। यही बक्सा है, इसको मूव कराना था, तो एक फोर्स लगाया, एफ की, पुश करें, धकेल के इसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दे, थोड़ा सा हटा दें इसको। अब एक फोर्स लगाया इस बक्से पर, यही बक्सा है, इसी को हम यहां बनाए हैं, एक फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से क्या होगा? न्यूटन ने कहा फोर्स लगाएंगे तो इसका स्थिति बदलेगा। न्यूटन सेकंड लॉ कहता है, और फर्स्ट लॉ कहता है कि फोर्स लगाने पर पिंड की स्थिति बदलती है, वो अपनी स्थिति को चेंज करता है। तो जब फोर्स लगाएंगे तो ये बदलना चाहेगा। अब यहां समझें ऐसे कि ये मास जो था, मान ले 10 kg का था, बक्सा जो है इसमें 10 kg सामान रखा हुआ है, बुक है, किताब है, कपड़ा है, कुछ भी है। और एक बच्चा आया, छोटा सा 4-5 साल का बच्चा, जिसके पास इतनी ताकत नहीं कि बक्से को पुश कर दे। छोटा बच्चा 2-3 साल का घर में है, देखते हुए जोर लगाता रहता है, पलंग उलंग सबको धकेलता रहता है, वो लगता है कि इसको घटा करके फेंक ही देगा। वो कोशिश कर रहा है वो, लेकिन उसके पास उतना नेचुरली ताकत नहीं कि घसका सके। वही स्थिति यहां है कि 10 kg का बक्सा है, इसको हटाने के लिए जितना बल चाहिए, इससे जो लगा रहा है बल, उसका बल कम है। मतलब जितना पुश करने के लिए चाहिए उससे कम बल लग रहा है। क्या लग रहा है? कम बल लग रहा है। तो क्या होगा? बस का बक्सा घसकेगा कि नहीं घसकेगा? तो नहीं घसकेगा। यही समझना। यहां कुछ नहीं हो रहा था, कोई पुश नहीं कर रहा था, सिर्फ रखा हुआ था, तो फ्रिक्शन 0 था। यहां बक्सा रखा हुआ था, रेस्ट ही में है, लेकिन एक बच्चा इसको पुश करना चाहता है, धकेलना चाहता है, लेकिन धकेलने के कारण जो बल लग रहा है वो बल इतना बड़ा नहीं है कि इसको धकेल सके।
तो धकेल भी रहा है लेकिन फिर भी क्या है, ये विराम में है। धकेल रहा है लेकिन क्या है, विराम में। पुश कर देगा तो फिर गति में आ जाएगा, चलने लगेगा, लेकिन इतना बड़ा बल नहीं है, उसके शरीर में ताकत कम है, तो बल क्या है, छोटा। और बल छोटा होगा तो ये मांस घसकेगा नहीं। लेकिन अब यहां पर बल लगाया, कम ही बल है, विराम में है पिंड, फिर भी बल लगाने के बावजूद, तब यहां पर अब यहां फ्रिक्शन फोर्स लगने लगेगा। जो फ्रिक्शन यहां जीरो था, अब ये जीरो नहीं रहेगा, अब यहां फ्रिक्शन काम करने लगेगा। तो हमने कहा विराम में लगता है कौन फोर्स, स्टैटिक फोर्स। या स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा, विराम में। तो यहां विराम में है, लग रहा है, तो क्या कहेंगे, सिंपल। आपसे पूछ दिया जाए कि अस्टैटिक घर्षण किसको कहा जाता है, तो क्या आंसर करेंगे। तो कहेंगे जब किसी पिंड पर बल का प्रयोग किया जाए और बल लगाने के बावजूद पिंड विराम की स्थिति में बनी रहे, चले नहीं, तो उस वस्तु और सतह के बीच लगने वाला जो घर्षण बल है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। मतलब ये बक्सा और ये सतह जिस पर रखा हुआ है, इसके बीच जो फ्रिक्शन फोर्स इस समय लगेगा, दैट इज कॉल्ड, अगर ये पुश करेगा इधर तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स जो होगा एफ आर, ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। ये ध्यान रखना। क्यों हो रहा है ऐसे, क्योंकि ये आप इधर ले जाना चाह रहे हैं और ये सतह चाह रहा है कि हम रोक के रखें, जाने ना दें, तो आप धकेलेंगे इसको इधर और फ्रिक्शन फोर्स इधर, क्योंकि ये क्या करेगा, गति का विरोध करेगा। अगर फोर्स लग रहा है पूरब की तरफ तो फ्रिक्शन फोर्स पश्चिम लगेगा, और यही है जो इसको रोकेगा। अगर ये नहीं होता तो पुश करने पर बक्सा चलने लगता, इसीलिए ये रुका हुआ है। क्यों, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स इंटरलॉकिंग जो है सतह में, वो पकड़े हुए सतह को एक दूसरे। तो ये ध्यान रखना है। दूसरा चीज कि जब भी लगेगा विराम में लगेगा, और विराम में कब लगेगा, जब बल अप्लाई हो। जब तक बल अप्लाई नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन क्या होगा, जीरो होगा। जैसे ही बल अप्लाई कर दिए, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो गया, और फ्रिक्शन फोर्स आपके बल के दिशा के विपरीत होगा। पूरब ढकेलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स पश्चिम लगेगा, आप उत्तर ढकेलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स दक्षिण लगेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहां उठता है कि आखिर ये फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कितना, कितना वैल्यू होगा इस फ्रिक्शन फोर्स का। तो ये ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन फोर्स जो स्टैटिक में लगेगा, वो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई किए गए बल के बराबर हो। मतलब ये जितना बड़ा फोर्स लगाएंगे उतना ही बड़ा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। मतलब यहां फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा ये स्टैटिक होगा, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होगा इसका वैल्यू कितना होगा, तो अप्लाई बल के बराबर होगा। जितना बल लगाया जाएगा अप्लाई फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा। मान लिया अप्लाई फोर्स 20 न्यूटन है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मान भी 20 न्यूटन हो। अगर इसको 10 न्यूटन करेंगे तो ये भी 10 न्यूटन हो जाएगा। अगर इसको आप 50 न्यूटन कर देंगे फोर्स, तो ये भी 50 न्यूटन होगा। लेकिन कंडीशन लगा हुआ है, तो जो भी बल लगे, कितना भी बड़ा बल लगा दें, पिंड चलना नहीं चाहिए, विराम में ही रहना चाहिए। अगर विराम में नहीं होगा तो फिर वो स्टैटिक ना होकर के कोई और फ्रिक्शन हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखना। तो हमने क्या कहा कि यह घर्षण बल पिंड पर विराम की स्थिति में लगता है, ये ध्यान रखना। अब कब लगता है, तो विराम की स्थिति में, विराम की स्थिति में, विराम की स्थिति में बल के प्रयोग के कारण उत्पन्न होता है। यह ध्यान रखना, बल के प्रयोग के कारण उत्पन्न होता है। मतलब जब बल अप्लाई करेंगे विराम की स्थिति में ही, तो उसी समय ये उत्पन्न होगा कौन, स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा ध्यान रखना है एक पॉइंट, कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मान, स्थैतिक घर्षण का जो मान होता है, स्थैतिक घर्षण का मान लगाए गए बल के बराबर होता है। लगाए गए बल के बराबर होता। तो अक्सर पूछ देगा एग्जाम कि कितना होता है, तो आपको यही समझना है कि बल कितना लगाया गया, क्योंकि चल नहीं रहा है बल लगाने के बाद भी।
मतलब बैलेंस है, इतना 20 न्यूटन इधर लगाएंगे, अगर इधर से 20 न्यूटन पुश करेंगे, इधर ऐसे 20 न्यूटन, तो ये भी 20 न्यूटन इधर पुश करेगा, और दोनों बराबर, इसलिए चलेगा नहीं। आप बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ाएंगे ये भी बढ़ेगा, ये कम करेंगे भी, हमने कहा 20 न्यूटन लगाएंगे 20 न्यूटन होगा, 10 न्यूटन लगाएंगे 10 न्यूटन, 50 न्यूटन लगा देंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी 50 न्यूटन हो जाए। और ये ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा लगाए गए बल के विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में होता है। तो ये ध्यान रखना। दूसरा याद रखना है कि अगर बल की दिशा बदल दिया जाए, बल की दिशा बदल दिया जाए तो घर्षण बल की दिशा स्वतः बदल जाती है, घर्षण बल की दिशा स्वतः बदल जाती है। यह ध्यान रखना। यही आपके ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन हो गया। अक्सर पूछेगा ये सब सवाल जो हम आपको समझा रहे हैं कि पॉइंट करके। मतलब अभी हमने क्या कहा, फोर्स इधर लगाए, फ्रिक्शन फोर्स इधर लगने लगा। अगर ये आदमी इधर से बक्सा धकेल रहा था तो इधर लगा, अब यही आदमी इधर से ना धकेल के सोचे कि इधर नहीं लग रहा है, इधर से नहीं घसक रहा, इधर से घसकाते। अब इधर जैसे ही ये पुश करेगा आकर के, ऐसे जैसे ही पुश इधर से करेगा फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगने लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स वही होगा, लेकिन फोर्स आप इधर लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स इधर हो जाएगा। यही हमने कहा कि अगर पूरब की तरफ धकेलेंगे पश्चिम लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, अगर उत्तर की तरफ धकेलेंगे दक्षिण लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स एकदम कंफर्म जानिए कि जब भी लगेगा आपके लगाए गए बल के विपरीत लगे। तो पूछ दे कि एक पिंड है जिस पर 25 न्यूटन का बल लग रहा है और पिंड विराम की स्थिति में है, तो पिंड पर लगाए गए बल के कारण उत्पन्न घर्षण बल का मान कितना? तो 25 न्यूटन आपने लगाया तो 25 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स भी लगे, वो चेंज नहीं होगा। जितना आप लगाएंगे उतना ही बड़ा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कब? जब स्टैटिक होगा तब। ये ध्यान रखना। ये हम सिर्फ बात कर रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की। और स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब हम बल लगाएं और पिंड अपने विराम की स्थिति पर कायम रहे, वो चले नहीं। चलने लगेगा तो फिर पिंड की स्थिति दूसरी हो जाएगी। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक फ्रिक्शन, जो आपको एग्जाम में घुमा फिरा करके बहुत सारा सवाल पूछा जाए। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद जो हम लोग को आगे पढ़ना है वो है एक और फ्रिक्शन का टाइप। और एक एक चीज जो हम बता रहे हैं, कोई भी चीज आप छोड़ नहीं सकते। ये नहीं सोचना कि इसको शॉर्टकट मार करके हाँ कुछ चीज छोड़ करके कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को नोट कर लेते हैं। जो भी चीज है यहां इंपॉर्टेंट ही है और सब आपको ध्यान रखना, तब जाकर के आप कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप बना पाएंगे। चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे चाहे न्यूमेरिकल पूछे, सब न्यूमेरिकल वगैरह सब इसी से बन जाए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो। अब यहां जो पढ़ना हम लोग को, इस स्टैटिक के बाद दूसरा घर्षण, और दूसरा घर्षण का नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक था स्टैटिक फ्रिक्शन, अब आ गया यहां लिमिटिंग फ्रिक्शन। हिंदी में इसको चरम घर्षण कहते हैं। तो एक था स्थैतिक घर्षण और ये है चरम घर्षण। बिल्कुल समझना है कॉन्सेप्चुअली, ताकि बिल्कुल क्वेश्चन आप आसानी से बना पाए। देखते हैं आपको कभी कठिन ना लगे। फिजिक्स को ऐसे पढ़ें जो मजा है, आपको लगने लगे कि हाँ ये तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब आप प्रैक्टिकली जोड़ कर देखेंगे किसी चीज को, बिल्कुल आसान हो जाए। तो स्टैटिक पढ़ लिया आपने, स्टैटिक में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब स्टैटिक के बाद लिमिटिंग की तरफ चलते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसको एकदम गंभीरता से सुनना और सुनकर सोचना। तो पहला जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन का, कि यह जो फ्रिक्शन फोर्स है यह एक प्रकार का स्थैतिक घर्षण बल है।
क्या है? स्थैतिक घर्षण बल है। अब इसी से सब कुछ पता लग गया, एक स्टेटमेंट से। जिनको फिजिक्स का आइडिया होगा, जो कॉन्सेप्ट सोचना जानते होंगे, मनन करना जानते होंगे, वो समझ गए कि कितना बड़ा स्टेटमेंट है ये। लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लेकिन इसके बारे में लिखा गया कि यह एक प्रकार का स्थैतिक घर्षण है, जिसके बारे में भी आपको पूरा बताया गया है। तो स्थैतिक घर्षण पूरा पढ़ लिए, और उसी का यह एक प्रकार है, अलग कुछ नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन ही है, लेकिन विशेष है, कुछ अलग इसमें गुण है, इसके कारण इसको अलग नाम दिया गया। तो पूछ देगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है विराम में की गति में, चरण घर्षण प्रयोग होता है विराम में की गति में, तो क्या कहेंगे? क्योंकि स्टैटिक हो गया तो विराम में ही लगेगा, ये ध्यान रखना। तो कहेंगे ये कहां लगेगा? तो जब पिंड विराम में होगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन विराम का अलग अलग कंडीशन है, तो लगेगा विराम में ही। पिंड चलेगा तो फिर लिमिटिंग नहीं होगा, ना स्टैटिक होगा। तो स्टैटिक हो या लिमिटिंग हो, दोनों विराम में ही लगेगा, इसीलिए हमने कहा यह स्थैतिक घर्षण। अब समझना क्या है कि इसको समझें ऐसे बिल्कुल आसानी से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि कैसे यहां पर काम कर रहा है। तो इसको हम मिटाएं, थोड़ा सा इसको समझा देते हैं, और फिर इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे डिटेल में। अब यहां ध्यान दें, ये पिंड था यहां, ये हमने कहा कि एक पिंड है, इसी को हम यहां बना रहे हैं अलग से समझने के लिए कि एक पिंड है, ये m मास का, और विराम में चल नहीं रहा, और एक बच्चा आता है, फोर्स लगाता है इस पर F। होता क्या है कि ये पिंड है और विराम में है, चल नहीं रहा है, रेस्ट में है, और इसको चलाने के लिए, इसको मूव कराने के लिए धकेलना है इसको। तो धकेलने के बाद बच्चा से नहीं धकलाएगा, लेकिन बड़ा आदमी से तो धकला जाएगा। ये कोई बड़ा आदमी आएगा, ताकत लगाकर खींच लेगा, एक आदमी से नहीं धकलाएगा, दो आदमी मिलकर धकेलेगा। धकेलना कोई बड़ी बात नहीं है, धकेल सकते, ताकत अगर बड़ा करेंगे धकला जाएगा, पुशअप होगा। तो विराम में है, लेकिन इसको धकेलना जो है, इसको तो धकेलने के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए। फोर्स लगाने से ये मूव करेगा, तो बल लगाएंगे, और ये पता है कि इसको बल लगाने से मूव करता है, और बल लगाने से ये 50 न्यूटन का अगर बल लगा दिया जाए इस पर, तो ये चलने लगता है, फिर ये रुकता नहीं है, विराम में नहीं रहता, फिर ये गति में 50 न्यूटन का बल लगाएंगे, ये गति में आ जाता है। यही समझना है, थोड़ा सा एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, रटने से काम नहीं होगा। अब यहां फोर्स लगा रहा है एक व्यक्ति, एक बच्चा आया, और वो बच्चा जो आया छोटा सा एकदम, वो फोर्स लगाया 20 न्यूटन का, चलेगा ये? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसको चलाने के लिए 50 न्यूटन चाहिए, और लगा रहा है कितना? 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन लगाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन काम करने लगेगा, 20 न्यूटन का स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। अभी हमने कहा जितना बल लगाते हैं नहीं चलेगा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन। 20 न्यूटन लगाया, छोटा सा नहीं हुआ, 2-3 साल और बड़ा बच्चा आया, वो 25 न्यूटन लगा दिया, फिर भी नहीं चला। तो ये भी नहीं चला, तो कुछ देर बाद एक और बड़ा बच्चा आया, और वो आकर के 25 के जगह 40 न्यूटन का बल लगाया, चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि यहां तो 50 न्यूटन चाहिए इसको फोर्स, अभी भी 50 न्यूटन नहीं पहुंचा, 40 न्यूटन में पहुंचा। कुछ और बड़ा बच्चा आया, और वो आकर के 45 न्यूटन का बल लगा दिया, फिर भी नहीं चलेगा, क्योंकि 50 न्यूटन तो चाहिए चलाने के लिए। अब 45 लगा दिया, तब भी नहीं चला, तो एक बड़ा बच्चा आया, और उसने 49 न्यूटन का बल लगा दिया, आकर चलेगा? नहीं चलेगा, 50 से 49 कम है। लेकिन जब नहीं चला 49 से, तो फाइनली एक आता है व्यक्ति, और वो बल लगा देता है 49.9 न्यूटन का, चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि अभी भी 50 से क्या है? कम है। और एक व्यक्ति आया अंत में, और उसने 50 न्यूटन का बल लगा दिया, ये चलने लगा। तो इतना जो बल लग रहा है, ये सब अलग अलग, ये 50 न्यूटन से वैल्यू कम है सबका, इसीलिए नहीं चल रहा है। 50 न्यूटन लगाएंगे, ये चलना शुरू कर देगा। मतलब ये वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये अब स्टैटिक नहीं है, यहां तक सब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है।
क्यों? क्योंकि अभी तक रेस्ट में है ये, इसलिए क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन 50 न्यूटन लगा दिए, चलने लगा, तो अब स्टैटिक नहीं रहा ये। तो सोचना क्या है कि बल लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं बल को, 50 न्यूटन पर चलने लगता है। लेकिन 50 न्यूटन से ये थोड़ा सा कम है, 50 से कम है, 49.9 है, एकदम थोड़ा सा कम है, 50 से हल्का कम है, लेकिन चलता नहीं है। अब ये पता हो कि 50 न्यूटन पर ये चलने लगेगा और 49.9 न्यूटन लगा दिया, तो क्या होगा, चलेगा तो नहीं, लेकिन बक्सा लगेगा कि अब थोड़ा सा और पुश करेंगे तो क्या होगा, चलने लगेगा। अब एकदम चलने की स्थिति में है, एकदम अब रेडी टू गो है, मतलब अब मूव कर जाएगा ये। तो यही समझना है कि 50 न्यूटन पर चलने लगता है और 50 से कम करते हैं तो चलता नहीं। अब समझना क्या है कि वह बल हम लगाते जाएं और लगाने के दौरान वह सबसे बड़ा बल जिसके कारण पिंड चले नहीं, लेकिन चलने की स्थिति में आ जाए, रेडी टू गो, मतलब अब चल देगा ये। तो इस सबसे बड़े बल को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे, चरम नाम दिया गया। चरम मतलब सबसे ऊपर, चरम मतलब होता है क्या, क्लाइमेक्स, टॉप पर। तो ये टॉप फ्रिक्शन है, जहां पर ये रुका हुआ, इसके बाद ये रुकेगा नहीं है, फिर चलने लगेगा। तो समझना क्या है कि विराम की स्थिति में एक ऐसा बल लगाया जाए कि वो बल का मान इतना बड़ा हो कि वो चले, पिंड को चलाए तो नहीं, लेकिन चलने की स्थिति में लाकर छोड़ दे। उससे थोड़ा भी बड़ा करेंगे तो पिंड चलना शुरू कर देगा। तो उस बड़े स्टैटिक फ्रिक्शन को या स्थैतिक घर्षण का नाम क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसलिए हमने कहा विराम में ही लगेगा, लेकिन विराम में लगने वाला ये घर्षण बल सबसे बड़ा घर्षण बल है। और एक एग्जाम में पूछता कि इनमें से कौन घर्षण बल का मान सबसे बड़ा होता है, तो आंसर यही होगा, कौन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आंसर क्या करेंगे कि यह सबसे बड़ा घर्षण बल है, यह सबसे बड़ा घर्षण बल है, पहला पॉइंट। दूसरा ध्यान देना है कि यह स्थैतिक घर्षण का, जो अब इसके पहले पढ़े थे, यह स्थैतिक घर्षण का महत्तम मान होता है, मैक्सिमम वैल्यू, महत्तम मान होता है। तो यही 2 पॉइंट ध्यान रखना। और कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि एक ऐसा बल लगाया जाए कि पिंड चले नहीं, लेकिन चलने की स्थिति में आ जाए, तो उस समय जो पिंड पर फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, चरम घर्षण। तो इतना चीज आप आज के क्लास में ध्यान रखें। अभी बहुत कुछ है घर्षण में, और जितना चीज बता दिए हैं इतना ही सबको सवाल पूछेगा ज्यादा। हर एग्जाम में सवाल रहेगा, जीएस में, ऑब्जेक्टिव। तो इसको ध्यान रखना है और क्लास को कंटिन्यूटी के साथ, निरंतरता के साथ देखते रहे। क्वेश्चन आवर के लिए तैयार रहें। अगले क्लास में घर्षण खत्म हो जाएगा, चैप्टर खत्म होगा। घर्षण खत्म होगा तो दुनिया खत्म हो जाएगा। घर्षण खत्म नहीं होगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो खत्म होगा, उसके बाद इसका क्वेश्चन आवर होगा, वो ध्यान रखना। कल करंट अफेयर का क्वेश्चन आवर है, तो उसके लिए रेडी रहें, रिवाइज करें। मंडे से लेकर सैटरडे तक जो भी करंट अफेयर हुआ है उसको रिवाइज कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और बिल्कुल मस्त रहें। देश की एकता, अखंडता पर हमेशा काम करते रहें। जो भी कदम उठाएं, देश हित में उठाएं। और इसी के साथ बोलिए जय हो मैया की। थैंक यू।